नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद केके में। मैं आप लोगों के सामने फिर आ गया एक नए टॉपिक पर चर्चा करने। जैसा कि मैं बताया था आपको कि बिहार पुलिस और बिहार एसएससी इस संयुक्त क्लास में स्टार्ट कर चुका हूं। आपने देखा है प्रकाश से क्वेश्चन जो होता है वो बहुत अधिक संख्या में होता है। और मैं ये भी बता दूं कि प्रकाश जो टॉपिक है, जो लाइट टॉपिक है, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो इसमें 2-3 वीडियो लग सकता है ना, क्योंकि हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, केवल खाना पूर्ति नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको समझ रहे हैं और जितने संभावित क्वेश्चन हैं सबको हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए मैं शुरू करता हूँ। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या क्या है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले लाइट यानी प्रकाश। ठीक, प्रकाश है क्या? प्रकाश एक ऊर्जा है, वैसी ऊर्जा जो किसी भी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। जैसे प्रकाश ना रहे तो ये आप देख नहीं पाएंगे, ठीक ना, प्रकाश ना रहे तो आप देख नहीं पाएंगे। तो प्रकाश जो है यह वस्तु को दृश्यमान बनाती है। यह हमने लिखा भी है कि प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान, एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक ना। अब हम लोग देखिए, तो जो दृश्य प्रकाश है, जो प्रकाश हम लोग देखते हैं, जिस प्रकाश से हम लोग देखते हैं, कभी पूछ देता है कि तरंग दैर्घ्य, तो आप बताएंगे कि 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक इसका जो है वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य है। तरंग दैर्घ्य के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, किसका तरंग दैर्घ्य कम और ज़्यादा है। फिलहाल एक मोटा मोटी जानकारी के लिए यह लगभग में है, ज़्यादा भी थोड़ा हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, तो उससे परेशान मत होइएगा, बस मैं ये याद करने के लिए लगभग में बता दिया। ठीक, अब एक क्वेश्चन पूछता है प्रकाश की चाल के ऊपर, कि प्रकाश की जो चाल होती है वह निर्वात में क्या है, वायु में क्या है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो अगर निर्वात में पूछे तो निर्वात में बताएंगे 3 लाख, जी हाँ देखिए 3.00 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको आप बदलेंगे तो किलोमीटर में आएगा 3 लाख, ठीक ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। या याद कर लीजिए निर्वात में चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड कह रहा है। अगर किलोमीटर कहेगा दोस्तों, तो किलोमीटर अगर कहेगा तो बदल जाएगा, किलोमीटर कहेगा तो बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि किलोमीटर में क्या होगा, किलोमीटर में होगा कि 3 जीरो कम जाएगा। कम जाएगा कि नहीं? अगर मीटर से आप किलोमीटर में बदलते हैं तो 3 जीरो कम जाता है। तो अगर किलोमीटर में कहेगा तो 3 गुणे 10⁵ किलोमीटर, ठीक, ध्यान दीजिएगा, प्रति सेकंड। ओके, उसी प्रकार से अब अगर पानी में पूछता है, पानी में बताएंगे 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड पानी में इसकी चाल है, ठीक ना। कांच में बात करें तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और तारपीन के तेल में बात करें तो 2.04 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये चाल है, ठीक ना। अब अगर पूछे कि इनमें से सबसे अधिक चाल किस में है, तो बताएंगे निर्वात में, फिर बताएंगे पानी में, फिर बताएंगे तारपीन में, और तब बताएंगे कांच में। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा। वायु में भी लगभग निर्वात के बराबर ही माना जाता है, वायु में जो चाल है वह निर्वात के बराबर ही माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं सूर्य की प्रकाश, जो हम लोग ऊर्जा पाते हैं सूर्य से। तो क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। तो लगभग आप याद रखेंगे 500 सेकंड। कितना? 500 सेकंड, यानी कि कितना सेकंड? 8 मिनट 16 से लेकर के 20 सेकंड तक। 8 मिनट 16 सेकंड से लेकर के 8 मिनट 20 सेकंड के बीच ही इसका समय लगता है। अगर चंद्रमा से पूछे कि चंद्रमा से प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो बताएंगे 1.28 सेकंड, ठीक है ना। तो ये चीज, या कहीं कहीं देता है 1.3 सेकंड, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए प्रकाश उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में 2-3 बातें हैं, उस पर ही फोकस करना है। तो देखिए अगर पूछता है कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था, तो बताएंगे न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने। कणिका सिद्धांत की बात करें तो न्यूटन, और अगर पेन बदल लेते हैं, और अगर तरंग सिद्धांत की बात करें तो तरंग सिद्धांत जो है वह हाइजन या हाइजेंस ने दिया था। ठीक, वहीं अगर फोटॉन सिद्धांत की बात करें तो आइंस्टीन ने दिया था। फोटॉन सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। इसकी पुष्टि कहीं कहीं आपको मिलेगा कॉम्पटन ने की है, पुष्टि इसकी की है 1921 में, लेकिन इस फोटॉन सिद्धांत को दिया है आइंस्टीन ने। अगर पूछे फोटॉन सिद्धांत किसने दिया है, तो इसको भूल जाइएगा, आइंस्टीन बताइएगा। ठीक, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा, तो बताएंगे कि भैया रोमर,
किसने? रोमर ने इसकी वेग को मापा है। और प्रकाश कैसी तरंग है? तो बताएंगे अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंगे का उदाहरण है प्रकाश। अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंगे का उदाहरण है प्रकाश। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा। हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। किसी वस्तु का रंग काला या सफेद दिखाई देता है, क्यों? जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा सफेद, ठीक है, तो सफेद कब दिखाई देता है? और ये आपको दिखाई दे रहा होगा काला, तो काला कब दिखाई देता है? तो देखिए होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो सारे रंग को ये अगर ऑब्जर्व कर लिया, सारे रंग को ये अगर ऑब्जर्व कर लिया और किसी भी रंग को रिफ्लेक्ट नहीं किया, मतलब किसी भी रंग इससे निकल नहीं रही है, सारा रंग ऑब्जर्व कर लिया ये, तो जब सारा ऑब्जर्व कर ले तो यह काला दिखाई देता है। सारा ऑब्जर्व कर ले तो यह काला दिखाई देता है, और जब सारा आपको रिफ्लेक्ट कर दे तो यह सफेद दिखाई देता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। सारा अगर अवशोषित होता है तो काला दिखाई देगा, और सारा अगर परावर्तित हो जाता है तो आपको सफेद दिखाई देगा। तो ये दो चीज ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक रंग पूछता है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो आप बता देंगे कि प्राथमिक रंग 3 हैं, लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला, ये तीनों प्राथमिक रंग हैं। याद कर लेना है, हरा, नीला, लाल, या लाल, हरा, नीला, कोई आप तीनों एक ही है, ठीक ना। तो ये तीनों याद कर लीजिएगा, लाल, हरा और नीला, ये प्राथमिक रंग है। इसके अलावा जो है वह द्वितीय रंग है, द्वितीयक रंग है। इसको मूल रंग भी, मूल कलर भी कहा जाता है। तो अगर मूल कलर पूछे तब भी आप बताएंगे लाल, हरा और नीला। ओके, चलिए आगे। अब आप जब प्रकाश पढ़ेंगे तो 2-3 चीजें याद रखिएगा। इसमें आपको एक प्रदीप वस्तुएं दिखाई देंगी, इसके बारे में भी जानकारी रखना है। एग्जाम में पूछता है निम्न में से कौन सी प्रदीप्त वस्तु है, या निम्न में से कौन सी अप्रदीप्त वस्तु है, कौन पारदर्शक है, कौन अर्ध पारदर्शक है और कौन अपारदर्शक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो इस पर भी ध्यान दीजिए। देखिए प्रदीप्त वस्तु वो है जिससे प्रकाश निकल रहा हो, जैसे सूर्य है ना, या फिर बिजली वाला बल्ब, तो जब ऑन है तब, तो ये प्रदीप्त वस्तु हो गया, ठीक ना। तो प्रदीप्त वस्तु आप जान गए। अब अप्रदीप्त चलते हैं, जो अपने प्रकाश से नहीं दूसरे के प्रकाश से हमें दिखाई देता है, जैसे मेज, कुर्सी, किताब, टेबल, ये सब जो हो गया अप्रदीप्त में आएगा। पारदर्शक में आएगा क्या? पारदर्शक में जैसे आपका कांच, तेल नहीं, कांच या जल आएगा आपका पारदर्शक में। अर्ध पारदर्शक में आएगा क्या भैया? तो अर्ध पारदर्शक में आएगा आपका तेल अगर लग जाता है, किसी कागज पर तेल लग जाए तो देखिए आधा दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा धुंधला टाइप का, तो तेल लगा हुआ कागज अर्ध पारदर्शक में आएगा। और अपारदर्शक मतलब कुछ नहीं दिखाई देगा उसके उस तरफ, जैसे कोई धातु हो गया, धातु के इस पर से उस पर, लोहा, टीन इस पर से उस पर नहीं देख सकते हैं। तो ये जो हो गया, यह क्या हो गया? अपारदर्शक। अपारदर्शक मतलब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक। तो ये चीज आपने समझा। अब हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने लगता है और यहां फंसने भी लगते हैं आप लोग। तो यहां पर आपको एक समतल दर्पण दिख रहा होगा, दिख रहा है ना समतल दर्पण। ये आपतित किरण है और ये टकरा करके वापस जा रही है, परावर्तित किरण है। इसको आई कहते हैं इस वाले कोण को, और इस वाले कोण को आर कहते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है नॉर्मल यानी अविलंब। ओके, तो परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। एग्जाम में पूछता है कि परावर्तन का कौन सा नियम नहीं है, तो परावर्तन का नियम आप ध्यान दीजिएगा। कोण आई जो होता है वह कोण आर के बराबर होता है, यानी आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर कोण बनाती है। कोण का माप कहां से होता है? तो अविलंब से होता है, नॉर्मल से होता है। यहां से मत माप लीजिएगा, सतह से नहीं माप लीजिएगा, ये नहीं होता है, यहां से मापा जाता है, ये वाला, ठीक ना। तो अगर देखिए ध्यान दीजिए, अगर ये आपतित किरण अविलंब से 40 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक ना, तो जाते समय भी अविलंब से ये 40 डिग्री का ही कोण रहेगा। कहने का मतलब कोण आई बराबर कोण आर होता है, ठीक। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अविलंब और सतह के बीच ये है 90 डिग्री का कोण, ठीक ना, ये 90 डिग्री का कोण है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपतित किरण अगर नॉर्मल से 50 डिग्री का कोण बनाती है तो सतह से कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो सतह से कितने डिग्री का कोण बनाएगी?
तो भैया अगर ये 50 है तो ये 40 बचेगा ना, कुल 90 होता है तो ये 40 बचेगा। हालांकि इतना डीप में नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछे तो आप बता देंगे। ये तीनों जो होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। दोनों, इसका नियम है कोण I कोण R के बराबर, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब यानी नॉर्मल, तीनों एक ही तल में होते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। परावर्तन के नियम में हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी बनता है तथा सीधा बनता है, लेकिन पार्श्व रूप से उल्टा भी होता है। अब जब आप समतल दर्पण के सामने जाते हैं तो आपका दाहिना हाथ शीशे में या समतल दर्पण में बायां दिखाई देगा, तो यह पार्श्व रूप से उल्टा है, लेकिन सीधा दिखाई देता है। कैसे? जो आप खड़े हैं तो इसी तरह से शीशे में भी आप दिखाई देंगे समतल वाले में। उल्टा में होता है क्या कि आपकी खोपड़ी नीचे हो जाएगी, पैर ऊपर, तो ये उल्टा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई देता है समतल दर्पण में। सामने दिखाई देता है, बस दायां वाला साइड होता बायां हो जाता है, बायां वाला दायां हो जाता है, तो पार्श्व रूप से उल्टा हो जाता है, ठीक ना। वस्तु का आकार जो होता है वह वस्तु के बराबर होता है। दूरी कितनी होती है? तो जितनी दूर आप शीशे से समतल दर्पण से खड़े होंगे, समतल दर्पण में भी आप उतनी दूरी पर ही दिखाई देंगे। जैसे अगर आप शीशे से 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो शीशे में आप अंदर 1 मीटर की दूरी पर दिखाई देंगे। और अगर पूछे कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, तो भैया 1 मीटर आप और 1 मीटर अंदर वो, यानी कि 2 मीटर की दूरी। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। हाँ, अब एक चीज पूछता है कि अगर आपको अपनी पूरी प्रतिबिंब देखना है तो कम से कम कितने आकार, कितने साइज का मिरर आपको चाहिए, समतल दर्पण कितने आकार का चाहिए? तो आपको अपनी लंबाई का आधा चाहिए। आधा कैसे? देखिए ये मान के चलिए आप हैं और ये आपका पूरा इमेज है। इसको देखने के लिए आप एक तो सर देखेंगे यहाँ, और दूसरा यहाँ देखेंगे पैर देखेंगे ना, तो ये आधा इमेज, आधा दूरी वाले जो अपने लंबाई का आधा शीशा है, मिरर है समतल दर्पण, उसमें आप अपनी पूरी इमेज देख लेंगे। तो बस आप याद रखिएगा कि अपनी अगर पूरी देखनी है हाइट या अपनी पूरी कोई भी वस्तु या इसको पूरा देखना है, तो इससे आधा लंबाई वाला अगर समतल दर्पण है तो पूरा ये दिख जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का आकार अभी बता दिया आधा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जाता है, नहीं उतारा जा सकता है, ठीक ना। वहीं वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह उल्टा होता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इसका उपयोग घर में सामान्य आईने के रूप में, जो आईना आप देखते हैं घर में। उसके बाद बहुदर्शी यानी कैलिडोस्कोप कैलिडोस्कोप एक खिलौना टाइप का होता है जो समतल दर्पण का ही बना होता है दोस्तों। उसमें छोटे छोटे बैंगल्स के टुकड़े या फिर रंगीन टुकड़े भर दिए जाते हैं और उसमें बहुत सारा पैटर्न का निर्माण होता है। ये होता है बच्चों खिलौना टाइप का। और एक होता है पारदर्शी, एक होता है परिदर्शी, पारदर्शी नहीं, एक होता है परिदर्शी। परिदर्शी का प्रयोग होता है दोस्तों किसमें? पनडुब्बी वगैरह में। अगर बाहर की वस्तु देखनी है, जैसे बाहर की वस्तु देखिए हम इसका आकार बता देते हैं कैसा होता है। ये इस टाइप का होगा। मान के चलिए यहाँ कोई वस्तु है और यहाँ आपका आंख है, ठीक ना। तो यहाँ से आप यहाँ की वस्तु देख सकते हैं इसके सहारे। यहाँ पर ऐसे 45 डिग्री पर लगा होता है शीशा, तो यहाँ से इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है और फिर यहाँ बनता है और यहाँ से ये आंख पर आता है। तो इस तरीके से आप देख लेते हैं, समझ गए? इस तरीके से आप देख लेते हैं इस परिदर्शी से, यानी पेरिस्कोप से। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। बहुदर्शी का आपने देख ही लिया, कैलिडोस्कोप, ठीक ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। समतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत होती है। क्यों होती है? देखिए समतल दर्पण मतलब प्लेन है, ये गोल नहीं है। तो फोकल दूरी या फोकल लेंथ उसकी होती है जो गोल होता है। गोल से इसका कटा तो इसकी फोकस दूरी, इसमें से अगर कोई मिरर आप काट रहे हैं तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। लेकिन ये प्लेन है, इसका ना इस छोर का कोई पता है ना इस छोर का कोई पता है, अनंत है। तो इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों जो होगी वह अनंत होगी, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब इससे बने प्रतिबिंब की संख्या पूछता है कि भैया अगर दो समतल दर्पण को इतने डिग्री पर रखे तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। इसको समझिएगा आप लोग अच्छे से। तो देखिए इसका फॉर्मूला है
एन बराबर, एन मतलब नंबर, बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर वस्तु असमरूप हो तो जो आंसर आएगा वह विषम में आएगा। वस्तु असमरूप हो तो विषम में आएगा, अगर वस्तु समरूप हो तो सम में आएगा। असमरूप समरूप क्या है बताते हैं। एक और पूछता है कि दर्पण अगर समानांतर, जैसे देखिए एक दर्पण ये है, ठीक, यहां हमने इसको दर्पण बना दिया, और दूसरा दर्पण ये है, ये समानांतर हो गया, ये समानांतर हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर कोई वस्तु रखते हैं तो यहां भी प्रतिबिंब बनेगा, यहां भी बनेगा, ठीक। तो ये प्रतिबिंब इतना ज्यादा बनेगा, फिर इसका इसमें बनेगा, इसका इसमें, इसका इसमें, इस तरीके से प्रतिबिंब की जो संख्या होगी वह अनंत होगी। तो समानांतर होने पर क्या होता है, अनंत होता है। समानांतर होने पर ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री पर नहीं। 90 डिग्री का मतलब ये नहीं होता है, 90 डिग्री का मतलब ये होता है कि एक मिरर ये है और एक मिरर ये है, और वस्तु अगर यहाँ रख दिया जाए तो जो प्रतिबिंब की संख्या होगी वह एक यहाँ बनेगा, यहाँ, और एक यहाँ बनेगा, और एक यहाँ। तो 90 डिग्री में 3 प्रतिबिंब बनता है। ध्यान दीजिएगा कैसे, फॉर्मूला से भी बताते हैं। देखिए फॉर्मूला हमने देखा कि बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटे थीटा। तो 360 तो होगा ही, थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री पर रख रहे हैं ना, 90 डिग्री पर 2 दर्पण लगा है, -1, तो 9 चौके 36 -1, तो आ गया ना 3 इमेज, 3 इमेज आ गया ना। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो आपने ये सीख लिया कि कैसे हम प्रतिबिंबों की संख्या निकालेंगे, कि वस्तु अगर दोनों के बीच में न रख के इधर उधर हो तो उसको असमरूप कहेंगे। एक 2 दर्पण जो है वो 50 डिग्री पर रखा हुआ है, तब कैसे निकालेंगे, तो भाई 50 निकालेंगे, ठीक ना, 50 निकालेंगे तो थीटा का मान हो जाएगा 50, माइनस सूत्र वही रहेगा। अब ये तो पूरा पूरी कटेगा नहीं, 0 से 0, और 5 7 35, ठीक, 7 आएगा, और 7 में से -1 कर दीजिए तो ये, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आंसर पॉइंट में आए, थीटा वाले में अगर पॉइंट में आंसर आए तो पॉइंट को आप इग्नोर करिएगा। जो पूर्णांक होगा, जो पूर्ण अंक होगा, जैसे कि आंसर आया आपका 6.8, तो आप 7 मत मान दीजिएगा कि लगभग 7 तो ही है, नहीं, 8.8 जो है यह अधूरी इमेज है, तो इमेज की संख्या पूछ रही है, अधूरी इमेज नहीं। तो जो राइट आंसर होगा वो 6 होगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, पॉइंट में अगर रहे तो राइट आंसर जो होगा वह पूर्णांक होगा, पॉइंट वाला को आप इग्नोर कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपने अच्छे से समझा होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।